मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 में जो मोशन चैप्टर है, टॉपिक एंड्स में आपने देखा होगा बेटा कि ब्लू बॉक्स क्वेश्चन दिए गए होते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 में आकर देखें तो वहां पर टॉपिक जो आपको पहले टॉपिक्स जो आपने अंडरस्टैंड किए गए होंगे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है बेटा। डिस्टेंस आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर स्केलर कोई क्वांटिटी है तो दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्केलर्स क्वांटिटी के लिए कि स्केलर वो क्वांटिटीज होगी जिनके पास डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उनका मैग्नीट्यूड होगा। और इस तरह की क्वांटिटीज जो स्केलर्स होंगी दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, कि दे कैन नेवर बी जीरो एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसी तरह से आपने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है बेटा। मैग्नीट्यूड, आपने इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीट्यूड मींस उनके पास कुछ मेजरमेंट के बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे हम मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम मास को मेजर करते हैं तो उसको बेटा हम मेजरमेंट के बाद एक्सप्रेस करेंगे जैसे 4 किलोग्राम। ये जो 4 एक क्वांटिटी है, ये उस मास की क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन नहीं है तो दैट विल बी दी स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ लेने हैं। अब आते हैं, हमने ब्लू बॉक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो आपने बेटा कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा एग्जांपल सोचना है जिसमें कि ये दिया गया है कि ऑब्जेक्ट के पास डिस्टेंस है, तो क्या डिस्टेंस होने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर यस तो यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो उसके लिए बच्चे देखो, हम एक एग्जांपल सोच सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो अपने इनिशियल पॉइंट से लेकर अब ये फाइनल पॉइंट तक आ जाता है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक कंप्लीट सर्कल कवर किया, तो उसने कुछ पाथ जो है वो कवर किया है। जो उसकी पाथ की लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। लेकिन इसमें हमने एक चीज और पढ़ी होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यानी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी और वहीं पर वापस रिटर्न हो जाएगा, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड होगा, तो इन दैट केस इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल फॉर योर आंसर। दूसरा एग्जांपल आप सोच सकते हैं बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है एंड कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद इट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो अगेन क्या हो रहा है कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो इन दैट केस वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो ये आंसर रहेगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि सेकेंड क्वेश्चन रीड करेंगे, अ फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। जो स्क्वायर फील्ड है उसकी हर एक साइड का डायमेंशन 10 मीटर है। तो फार्मर ने क्या किया, उस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को 40 सेकेंड में कवर किया। फिर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds from his initial
इनिशियल पोजीशन। सर बेटा आपको आगे इस तरह से करना है, ये है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ओ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, ओ टू ए से बी से सी से ओ। तो इस तरह से वो एक कंप्लीट राउंड कवर करेगा स्क्वायर फील्ड बाउंड्री का। तो ये दे रखा है कि फार्मर कितना टाइम ले रहा है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द स्क्वायर बाउंड्री इट इज गिवन दैट 40 सेकेंड। इसका मतलब कि जब वो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को कवर करेगा तो वो कितना पाथ लेंथ कवर कर रहा है, 10 मीटर ओ टू ए, 10 मीटर ए टू बी, 10 मीटर B to C, then 10 meter C to O. It means in one complete boundary the total path length will be 40 meter. तो path length कितना हुआ 40 मीटर, कितने टाइम में 40 सेकेंड में। तो इसको देखो बेटा किस तरह से करेंगे। तो पाथ लेंथ दे रखी है कि 40 मीटर की पाथ लेंथ को कवर करने के लिए फार्मर टेक्स हाउ मच टाइम 40 सेकेंड। तो इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे कि 40 सेकेंड में जो पाथ लेंथ कवर कर रहा है दैट इज 40 मीटर। तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड द फार्मर कंप्लीट्स पाथ लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 40 डिवाइड बाई 40 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट्स में कितने होंगे 60 प्लस 60 120 सेकेंड, लेकिन टोटल टाइम क्या दिया रखा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। इट मीन्स 140 सेकेंड्स में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो 140 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो देयरफॉर 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 140 दैट इज 140 मीटर। अब इस चीज को कैसे करेंगे बेटा, देखो अगर फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, सेकेंड राउंड में वो 40 मोर डिस्टेंस कवर कर लेगा यानी 80 मीटर, थर्ड राउंड कंप्लीट करने पर 40 मोर डिस्टेंस कवर कर लेगा यानी कि टोटल पाथ लेंथ 120। तो उसको क्या बोला गया है कि 140 मीटर्स के लिए वो कहां तक पहुंचेगा, तो 140 यानी कि 123 राउंड्स हो गए। तो अगर वो हाफ राउंड लेगा तो उसमें 20 मीटर और चलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 140। इट मीन्स वो अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कहां पर पहुंचेगा बी पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ। तो दैट मीन्स हमें इस ए बी को फाइंड आउट करना है, ओ बी को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ओ टू बी इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस यूज करेंगे बेटा। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा होता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ हाइट। तो बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, तो इट इज अंडर द रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 स्क्वायर 100 इट इज 200। तो रूट 200 मीटर भी द आंसर, या इसको आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं 10 रूट 2 मीटर। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से बेटा एक और क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स में, आपके ब्लू बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैन इट, क्वेश्चन है इट कैन नॉट बी जीरो, व्हाई नॉट, क्योंकि व्हाई नॉट इट इज रॉन्ग बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी कैन बी जीरो। एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर कर रही है और उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर कोइंसाइड करेगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी विल बी जीरो। तो बेटा आंसर फॉर क्वेश्चन 3, displacement cannot be zero, it's wrong because displacement is a vector quantity or vector quantity can be zero. Example
when an object moves along a circular path on completing his one round then displacement becomes zero। और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन अगेन its displacement becomes zero। Second question, its magnitude is greater than the distance traveled by the object। देखो बेटा इस पार्ट में भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है और डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो मोस्ट ऑफ केसेस में डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। बट देयर इज वन स्पेशल केस when distance and displacement are equal और वो स्पेशल केस तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है इन वन डायरेक्शन देन इन दैट केस द पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस एज वेल एज शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट ए पार्ट और बी पार्ट में जो दे रखे हैं दे आर रॉन्ग और उनके रीजन के साथ आपने आंसर लिखने हैं। थैंक यू।